एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के मनी एंड बैंकिंग की। जैसा कि आपको मालूम है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जिसमें मनी और बार्टर सिस्टम के बारे में बताया गया था, वो वीडियो पहले ही दिया जा चुका है। और आज इस पार्ट बी वीडियो में हम बैंकिंग की बात करेंगे, जिसमें कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने बैंकिंग चैप्टर को। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? आप सभी कॉमर्शियल बैंक से परिचित हैं, आपको बैंकिंग बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर मालूम होगा। तो कॉमर्शियल बैंक SBI, PNB, जितने भी आपको ये बैंक दिखते हैं जब आप निकलते हैं बाहर, ये सारे कॉमर्शियल बैंक में आते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक कहते हैं किसको है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं हो सकता। बैंक होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, तब जाकर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉमर्शियल बैंक कहा जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे, समझेंगे इसको। कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो दो तरह की ड्यूटी परफॉर्म करता है। एक तो क्या है कि उसको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करनी होती है। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोगों की सेविंग को, लोगों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कॉमर्शियल बैंक हो सकता है। दूसरा, अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है, लेंडिंग का काम कर रहा है, तो उसे कॉमर्शियल बैंक हम कहते हैं। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉमर्शियल बैंक बनने के लिए ये दो बेसिक जो परफॉर्मेंस हैं ये करने पड़ते हैं। नंबर 1, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट दैट हैव चेक फैसिलिटी, और दूसरा लेंडिंग। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? आपको पता है कि बैंक बहुत तरीके के काम करते हैं, अलग अलग उनका रोल होता है। टाइम टू टाइम वो अलग अलग रोल में सामने आते हैं। तो जितने भी फंक्शंस हैं बैंक के, उनको 3 पार्ट में यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं: प्राइमरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में बैंक्स के जो फंक्शन होते हैं उसमें 2 चीज़ें आती हैं, जिसकी बात अभी हम लोगों ने की थी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। ये 2 फंक्शन जो हैं वो कॉमर्शियल बैंक के ये प्राइमरी फंक्शन में आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन किसी भी बैंक के माने जाते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, अब थोड़ा डिटेल देखेंगे इसमें कि जब बैंक में डिपॉजिटर जाता है और डिपॉजिट्स करता है, तो वो डिपॉजिट्स कई तरह की हो सकती हैं, जिसमें बेसिकली 3 तरह की डिपॉजिट्स को लिया जाता है: डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये 3 तरह की डिपॉजिट्स हमारी बैंक में हो सकती हैं जब हम अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर एट एनी टाइम बाय मीन्स ऑफ चेक और अदरवाइज। डिमांड डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट होता है जो हम बैंक में जाकर कभी भी बैंकिंग आवर में विड्रॉल फॉर्म से या चेक के थ्रू निकाल सकते हैं। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको पहले से नोटिस देनी पड़ती है या वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि 2 दिन बाद बैंक आपको टाइम देगा। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि करंट अकाउंट होता है, करंट डिपॉजिट्स होता है, जिसको आप कभी भी बैंकिंग आवर में जाकर और विड्रॉल फॉर्म भरकर या चेक के थ्रू कभी भी निकाल सकते हैं। ये करंट डिपॉजिट्स है, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होता है? अगर आपकी डिपॉजिट्स का नेचर ऐसा है कि आप बैंकिंग आवर में, जब बैंक खुलता है और जब तक उसका बैंकिंग आवर माना जाता है, उसके बीच में आप कभी भी जाकर विड्रॉल फॉर्म भरकर या चेक से आप अपने डिपॉजिट्स को निकाल सकते हैं। अगर ऐसी डिपॉजिट्स है तो उसको हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। दूसरा है सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स क्या होता है? वो एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बैंक की तरफ से। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स ऑन द विड्रॉल ऑफ विच बैंक प्लेसेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। चेक फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द डिपॉजिटर्स। ए मिनिमम बैलेंस नीड टू बी मेंटेन्ड इन सेविंग अकाउंट। यही रिस्ट्रिक्शन होता है कि सेविंग अकाउंट होल्डर जो होता है या जो सेविंग डिपॉजिटर्स होता है, उस डिपॉजिटर को एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है अपने अकाउंट में। उससे नीचे अगर होगा तो बैंक उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करेगी, उसके ऊपर फाइन इम्पोज करेगी।
तो डिमांड डिपॉजिट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था, जबकि सेविंग डिपॉजिट्स में इस तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है कि एक मिनिमम बैलेंस जो है वो अकाउंट होल्डर को मेंटेन करना पड़ता है और चेक फैसिलिटी इस अकाउंट पर मिलती ही मिलती है। तीसरा डिपॉजिट जो कहलाता है वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट भी इसको हम बोलते हैं। ये डिपॉजिट ऐसा होता है जो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, वो 6 मंथ के लिए हो सकता है, 1 ईयर के लिए हो सकता है, 2 ईयर के लिए हो सकता है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो डिपॉजिट जो है वहाँ पर बैंक में फ़िक्स कर दी जाती है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसको हम निकाल सकते हैं, उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं या टाइम डिपॉजिट। जनरली ये डिपॉजिट जो है मैच्योरिटी के बाद ही मिलती है, लेकिन फिर भी अगर कभी किसी को प्री मैच्योर अमाउंट वो चाहिए होता है तो वो बैंक को रिक्वेस्ट करके उस डिपॉजिट्स को निकाल सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बेसिकली डिपॉजिट्स जो हैं बैंक में वो यही तीन होती हैं, प्राइमरी डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब दूसरा जो बैंक का प्राइमरी फंक्शन है वो है लेंडिंग मनी और एडवांसिंग लोन। बैंक लोगों को इन्वेस्टमेंट पर्पस से या कंजम्पशन पर्पस से जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो और चाहे वो कोई इन्वेस्टर हो। बैंक उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको लोन प्रोवाइड करेगा। वो शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और मिड टर्म भी हो सकता है। इसके अलावा बैंक अपने कुछ अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में जितना डिपॉजिट है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसकी लिमिट बैंक जो है वो फिक्स करता है। लेकिन ये केवल प्राइम जो कस्टमर होते हैं उनके लिए होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जनरल फैसिलिटी नहीं है, ये कुछ ही अकाउंट होल्डर को बैंक देती है। तो जो सेकंड प्राइमरी फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का वो है लेंडिंग मनी और एडवांसिंग लोन्स। तो प्राइमरी फंक्शन ये दो हैं, जिसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स पहला फंक्शन था और दूसरा है लेंडिंग मनी और एडवांसिंग लोन्स। दूसरा जो बैंक का फंक्शन माना जाता है वो एजेंसी फंक्शन में उसको हम कैटेगराइज करते हैं। बैंक एक एजेंसी की तरह भी काम करती है और लोगों को बहुत तरह की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करती है इसके अंतर्गत, जैसे लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर, इंश्योरेंस, इस टाइप का जो भी पेमेंट है अकाउंट होल्डर का, बैंक जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर या अकाउंट होल्डर वो खुद पे करती है। तो ये एजेंसी फंक्शन कहलाता है, जिसमें वो कस्टमर को या अपने अकाउंट होल्डर को चेक फैसिलिटी, ड्राफ्ट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। इसको हम एजेंसी फंक्शन कहते हैं। वो एजेंट जैसा काम करती है। एजेंट जैसे आपको एडवाइस करता है कि कहाँ कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर अपनी सेविंग को रखना चाहिए, किस फॉर्म में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो एजेंट जैसा काम करती है, जिसको एजेंसी फंक्शन माना जाता है। और थर्ड जो फंक्शन था कॉमर्शियल बैंक का, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जो सामान्य सुविधाएं हैं, जो सामान्य काम है बैंकों के, जैसे वो लोगों को लॉकर फैसिलिटी देती है, बैंक एटीएम फैसिलिटी देती है, इस तरह के जो फंक्शंस हैं उसको हम जनरल यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं। तो ये कॉमर्शियल बैंक के सारे फंक्शंस हैं, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी फंक्शन, दूसरा एजेंसी फंक्शन और तीसरा जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पर हम पहुँच गए हैं, मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक कैसे करती है। आप भी सुनते हैं कि लोग कॉमर्शियल बैंक से लोन लेके चले जाते हैं, लेकिन लोन कॉमर्शियल बैंक का तरीका क्या होता है, क्या प्रोसेस है, इस पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है। जनरली ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पर पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कि क्रेडिट क्रिएशन है क्या। बैंक द्वारा जो लोगों को लोन मिलता है, जो बैंक इन्वेस्टर को लोन देती है, इसको हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं कि कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। तो कॉमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आती हैं, कोई भी अगर अपनी सेविंग को कॉमर्शियल बैंक में रखता है, वो उसकी डिपॉजिट्स होती हैं, तो कॉमर्शियल बैंक उसके अगेंस्ट उस डिपॉजिटर को कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, कुछ इंटरेस्ट पे करता है, ये आपको मालूम है।
अब वो इंटरेस्ट कहाँ से वो लाएगा? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे कर रहा है 6% 7% जो भी है डिपॉजिटर्स को, जो सेवर है, जो अकाउंट होल्डर है, तो वो उस डिपॉजिट्स को अपने पास पैसे मोड में नहीं रखेगा, उसको वो यूटिलाइज़ करेगा, उस पैसे को उठाकर वो किसी दूसरे पर्सन को देगा और उससे वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही बैंक का प्रॉफिट होगा। ये हमें नहीं भूलना है कि कॉमर्शियल बैंक का मेन जो एम होता है, मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। कॉमर्शियल बैंक एक बिजनेसमैन जैसे काम करती है, एक कॉमर्शियल सेक्टर जैसे काम करती है। उसका मेन पर्पस होता है कैसे भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, प्रॉफिट अर्न करना, और वो क्रेडिट क्रिएट करके लोगों को लोन बांटकर ये प्रॉफिट अर्न करती है। Credit creation is one of the most important activities of commercial bank. Through proper fund management, a bank can lend a multiple times of cash reserve that it may have with it at any time. The power of commercial banks, which enables them to expand their deposits through loan, is called credit creation. कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी रिजर्व आती है उससे वो कई गुना ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, कई गुना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करते हैं। इसी को क्रेडिट क्रिएशन बोला जाता है। बैंक के पास दो तरह की डिमांड डिपॉजिट होती हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसी पर उनका पूरा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस चलता है। प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होता है? इसको फर्स्ट हैंड डिपॉजिट बोलते हैं, उसको इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स का मतलब होता है फर्स्ट हैंड डिपॉजिट्स। अगर हमने कुछ सेविंग की है और हम जाकर बैंक में उस पैसे को जमा कर देते हैं तो ये फर्स्ट हैंड डिपॉजिट्स है, इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। अब उस डिपॉजिट्स को कमर्शियल बैंक जिसको लोन देता है उसके नाम का एक बैंक अकाउंट खोला जाता है और वो अमाउंट जो हमने जमा किया था उस अमाउंट को कमर्शियल बैंक उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है जिसको लोन लेना होता है। तो वो डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक उस बोरोवर के अकाउंट में करती है क्रेडिट, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स या डिराइव्ड डिपॉजिट्स। सेकेंडरी डिपॉजिट्स प्राइमरी डिपॉजिट से एकदम अलग होता है। प्राइमरी डिपॉजिट्स वो होता है जो अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में जाके डायरेक्ट जमा करता है, ये प्राइमरी डिपॉजिट्स है, फर्स्ट हैंड डिपॉजिट। और सेकेंडरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होता है जो कमर्शियल बैंक किसी बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट करता है, तो उस डिपॉजिट्स को सेकेंडरी डिपॉजिट बोला जाता है। ये ध्यान में रखना है। अब क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कैसे होता है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है और कैसे स्टार्ट होता है इसकी बात हम करते हैं। इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं हम कि कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी सेविंग आती है डिपॉजिट्स के रूप में, कॉमर्शियल बैंक के ऊपर सेंट्रल बैंक का एक रिस्ट्रिक्शन होता है। सेंट्रल बैंक एक मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट्स का फिक्स कर देती है कि ये मिनिमम परसेंटेज जो है ये हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कैश फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। इसको LRR बोला जाता है, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो या इसको लीगल रिक्वायर्ड रेशियो भी बोला जाता है, LRR। तो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट्स आती हैं टोटल डिपॉजिट्स, उसका एक फिक्स्ड परसेंट उसको कैश फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास जमा करना पड़ता है रिज़र्व के रूप में। इसी को बोलते हैं लीगल रिज़र्व रेशियो। अब इसके अलावा जो अमाउंट बच गया कॉमर्शियल बैंक के पास में, इस लीगल रिजर्व रेशियो को अलग करने के बाद जो अमाउंट बच गया कॉमर्शियल बैंक के पास एक्सेस रिजर्व कहलाता है, और उस एक्सेस रिजर्व का ही यूज़ कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन में कर सकती है। उसी को अमाउंट को
लोगों को लोन के रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसको हमें समझना है। यहाँ पर एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर समझाने की कोशिश की है मैंने कि अगर कॉमर्शियल बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज़ आता है और लीगल रिजर्व रेशियो 10% फिक्स कर दिया है सेंट्रल बैंक ने। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपीज़ का 10% जो होता है 100 रुपीज़, ये रिक्वायर्ड रिज़र्व है, ये लीगल रिक्वायर्ड रिज़र्व है जो कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल रिज़र्व 1000 रुपीज़ से अलग कर देना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा। तो 1000 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ निकल गया लीगल रिज़र्व। अब बचा कॉमर्शियल बैंक के पास 900 रुपीज़ जो उसका एक्सेस रिज़र्व कहलाएगा, और कॉमर्शियल बैंक इसी एक्सेस रिज़र्व यानी 900 रुपीज़ को क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में यूज़ कर सकता है। लोगों को लोन देने के काम में इस 900 रुपीज़ को यूज़ करेगी बैंक। अब इस 900 रुपीज़ से कॉमर्शियल बैंक कई गुना ज़्यादा लोगों को लोन बांट सकती है। कैसे करती है, यही क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कहलाता है। अब अगर इस 900 रुपीज़ को कोई अगर बोरोवर आता है जिसको लोन चाहिए, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी कि उस बोरोवर का एक अकाउंट अपने बैंक में खोल देगी और इस 900 रुपीज़ को उसके अकाउंट में डाल देगी। उसको कैश नहीं देगी कि 900 रुपये 900 रुपीज़ को उठा के ऐसे ही दे दिया, वो 900 रुपीज़ उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहलाएगा। यही इसको समझना है आपको कि इसको सेकेंडरी डिपॉजिट्स बोलेंगे। जब 1000 रुपीज़ बैंक के पास आया तो वो डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट था। अब जब बोरोवर आ गया और उसका अकाउंट खुल गया, उसके अकाउंट में ये 900 रुपीज़ चला गया, वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हो गया। ठीक है। अब ये 900 रुपीज़ जो है कॉमर्शियल बैंक ये मान के चलेगी कि वो बोरोवर सारा का सारा एक बार में नहीं निकाल लेगा। ये बैंक की एक जनरल एजम्पशंस होती है कि कोई भी अकाउंट होल्डर अपना सारा का सारा पैसा एक बार में नहीं निकालता है, एक एवरेज मान के चलती है कॉमर्शियल बैंक। और फिर बैंक उस 900 रुपीज़ का 10% जो LRR फिक्स किया है सेंट्रल बैंक ने, उसको फिर से अपने पास कैश रूप में रखकर बाकी जो रिज़र्व बचता है एक्सेस रिज़र्व 900 रुपीज़ में से वापस 10% यानी 90 रुपीज़ फिर उसने अलग कर दिया सेंट्रल बैंक के पास भेजने के लिए। अब कॉमर्शियल बैंक के पास बचा 900 माइनस 90 मतलब 810 रुपीज़। अब ये 810 रुपीज़ उसके पास एक्सेस रिजर्व में फिर से आ गया। अब कोई थर्ड पर्सन आता है बोरोवर, फिर से बैंक वही काम करेगी, उसके नाम का एक अकाउंट ओपन करेगी और ये 810 रुपीज़ उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। ये फिर से सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाएगा और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। वापस 810 रुपीज़ का 10% फिर से रिक्वायर्ड रिज़र्व 81 रुपीज़ फिर से अलग कर देगी कॉमर्शियल बैंक और फिर उसके पास 729 रुपीज़ बचेगा और ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। अब बैंक लास्ट में देखेगी ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक जो एक्सेस रिज़र्व है या जो प्राइमरी डिपॉजिट्स है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ना हो जाए, तब तक बैंक ये काम करती रहेगी। अब उस 1000 रुपीज़ से जो क्रेडिट क्रिएट करना कॉमर्शियल बैंक ने शुरू किया था, अब वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक वो लोगों को लोन बांट पाती है, ये कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो उसके लिए ये देखा जाता है कि LRR कितना है और जो प्राइमरी डिपॉजिट था वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हम करते हैं और फिर देखते हैं कि टोटल बैंक ने कितना क्रेडिट जो है वो क्रिएट किया या मनी सप्लाई कितना किया। अब यहाँ आप इस टेबल के फॉर्म में वही साइकिल जो है क्रेडिट क्रिएशन का यहाँ समझ सकते हैं आप। फर्स्ट राउंड टोटल डिपॉजिट 1000, कैश रिज़र्व 100 रुपीज़ और लोन जो बैंक ने क्रिएट किया क्रेडिट 900। सेकेंड राउंड में टोटल डिपॉजिट 900 थी, 90 रुपीज़ कैश रिज़र्व LRR और लोन के रूप में 810 रुपीज़ उसने फिर से क्रेडिट किया। थर्ड राउंड में 810 रुपीज़ उसके पास डिपॉजिट था और LRR के रूप में जो कैश रिज़र्व रखा गया 81 और उसने लोन क्रेडिट किया 729 और इस तरीके से
ये साइकिल चलता रहा लगातार और लास्ट में ये देखा जाता है कि टोटल डिपॉजिट्स जो हो गई वो 10,000 हो गई और जो लोन दिया गया वो 9,000 रुपीज़ का दिया गया, मतलब क्रेडिट क्रिएशन जो है 9,000 रुपीज़ का हुआ। आप इसको टेबल फॉर्म में यहाँ से समझ सकते हैं आसानी से। अब यहाँ कैलकुलेशन का तरीका देखिए, आपकी जो मनी मल्टीप्लायर होती है, मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है होता है 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। अब हमारे एग्जाम्पल में LRR 10% है जो सेंट्रल बैंक ने फिक्स किया है। अब मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाती है 10 1/LRR से। और फिर क्रेडिट क्रिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला एकदम आपको याद रखना है, प्राइमरी डिपॉजिट्स इंटू 1/LRR। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है 10,000। तो बैंक ने टोटल 10,000 रुपीज़ का क्रेडिट क्रिएट किया, मनी सप्लाई किया उस 1,000 रुपीज़ से। यही ओवरऑल क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है जो आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अगर ये पूछा जाता है कि हाउ कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, तो आपको ये सारे प्रोसेस के बारे में लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मनी मल्टीप्लायर टर्म्स जो आया था उसको भी यहाँ समझ लीजिए कि मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। मनी मल्टीप्लायर इज द मल्टीपल बाई विच टोटल डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज फॉर एवरी रुपी इंक्रीज इन रिजर्व्स। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स टू लीगल रिजर्व रेशियो। और ये फार्मूला हो जाता है 1/LRR का, मनी मल्टीप्लायर का। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है इस कॉन्सेप्ट को मनी मल्टीप्लायर के। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक इज मेनली डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर होते हैं जिनसे क्रेडिट क्रिएशन जो है वो डिटर्मिनेट होता है। एक तो प्राइमरी डिपॉजिट्स, बैंक के पास जितना ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट्स आएगा बैंक उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी। दूसरा लीगल रिजर्व रेशियो, ये सेंट्रल बैंक फिक्स करती है और ये जितना कम होगा, ये लीगल रिजर्व रेशियो जितना कम होगा कॉमर्शियल बैंक उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी। क्योंकि अगर ये कम होगा तभी कॉमर्शियल बैंक के पास एक्सेस रिजर्व बच पाएगा क्रेडिट क्रिएट करने के लिए, लोगों को लोन बांटने के लिए। अदरवाइज़ उसके पास कम एक्सेस रिजर्व होगा और वो लोगों को लोन भी कम दे पाएगी। तो ये 2 फैक्टर हैं जो क्रेडिट को डिटर्मिनेट करते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स और लीगल रिजर्व रेशियो। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। आपको पता है सेंट्रल बैंक हर कंट्री में होता है और हर कंट्री में जो एक मेन बैंक होता है जिसको हम बोलते हैं, ये जो है सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होता है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है फाइनेंशियल सेक्टर का, जिसको सारे फाइनेंस मार्केट को, सारे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करना होता है, रेगुलेट करना होता है। वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी होती है, उसी को सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है, उसका नाम हर कंट्री में अलग अलग होता है। सेंट्रल बैंक इज ए सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ ए कंट्री. It is a leader of the money market and hence plays a leading role in controlling, regulating, supervising and developing the banking and financial structure of the economy. Almost all the countries in the world have their central bank. हर country में एक central bank होता है. It is called by different names in different countries. जैसे इंग्लैंड में बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूएसए में बोलते हैं द फेडरल रिजर्व सिस्टम इन द यूएसए, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई जिसको हम बोलते हैं। तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स या सुप्रीम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसका काम होता है पूरे फाइनेंस मार्केट को, पूरे मनी मार्केट को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना और कॉमर्शियल बैंक के ऊपर क्रेडिट कंट्रोल करने का जो काम करती है वो सेंट्रल बैंक ही करती है। और इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए क्योंकि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है और जो भी कंट्री में मनी से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, जो भी क्रेडिट से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो आरबीआई 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है और कोशिश करके इसको रट लेना है कि आरबीआई 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो उस समय इसकी जो कैपिटल थी वो 5 करोड़ रुपीज़ की थी, जिसको शेयर के थ्रू जो है कलेक्ट किया गया था कैपिटल। और 100 रुपीज़ के शेयर इशू हुए थे, 5 लाख शेयर जो है वो
निकाले गए थे 100 रुपीज़ के, और इसकी सारी जो ओनरशिप थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी। लेकिन 1949 1 जनवरी 1949 को गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब आरबीआई नेशनलाइज हो जाएगा और सारे जो प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल लगे हैं वो उनको वापस कर दिए जाएंगे। तो आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में और नेशनलाइजेशन हुआ उसका 1 जनवरी 1949। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था और कब नेशनलाइजेशन हुआ था। तो ये दो अलग अलग ईयर हैं। 1935 इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है और 1949 जो है ये नेशनलाइजेशन ईयर है। आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं, लेकिन जो हेड ऑफिस है आरबीआई का वो मुंबई में है। और इसमें गवर्नर जो होते हैं आरबीआई गवर्नर, वो हेड अथॉरिटी होती है। और अभी जो हैं डॉक्टर शक्तिकांता दास जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर हैं। ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर शक्तिकांत दास ये आरबीआई गवर्नर हैं। और अब आप स्क्रीन पर उनकी फ़ोटो को देख पा रहे हैं। ये डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं हमारी कंट्री में। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या हैं ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सेंट्रल बैंक तो बहुत सारा काम करती है, तो उसको वन बाय वन एक एक करके हम देखेंगे कि जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है इशू ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये सारे फंक्शंस हैं जो किसी भी कंट्री में, ये कॉमन फंक्शंस हैं जो हर कंट्री में सेंट्रल बैंक को परफॉर्म करना ही पड़ता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, तो समझते हैं। इशू ऑफ करेंसी, जो करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होती है वो भी किसी भी कंट्री में वो सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है कि अगर नोट करेंसी प्रिंट करवाना है, उसको इशू करवाना है, तो वो अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को देती है। सेंट्रल बैंक का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही माना जाता है। The central bank enjoys the sole monopoly of issuing currency in order to secure control over volume of currency and credit। अब कितनी करेंसी इशू होगी, कितनी करेंसी प्रिंट की जाएगी, ये सब डिसीजन जो है सेंट्रल बैंक का होता है, उसकी मोनोपोली होती है। करेंसी भी एक रूल में रहकर और एक लिमिट में रहकर ही इशू की जा सकती है, उसके पीछे भी कुछ रूल्स होते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट एंड ऑल काइंड्स ऑफ कॉइन्स, 1 रुपये का नोट और बाकी सारे कॉइन्स को छोड़कर जितनी भी करेंसी है, नोट्स हैं, वो आरबीआई इशू करती है। 1 रुपये का नोट और जो कॉइन्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। इसीलिए आप कभी अगर देखिए तो 1 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं होता है, बाकी सारे नोट्स पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होगा, लेकिन 1 रुपये के नोट पर जो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है उनका सिग्नेचर होता है। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इशू होती है 1 रुपये का नोट और कॉइन्स। तो ध्यान रखना है कि 1 रुपये का नोट और सभी कॉइन्स छोड़कर जितने भी नोट्स हैं वो सब आरबीआई इशू करवाती है। नोट जो प्रिंट होता है, जो नोट इशू होता है, उसके पीछे जो सिस्टम काम करता है इंडिया में वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम होते हैं नोट इशू करने के लिए। ऐसा नहीं कि आरबीआई भी अनलिमिटेड अमाउंट में जो है नोट इशू कर दे, उसके पीछे ये लॉज होते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम और प्रोपोर्शनेट सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या है कि एक मिनिमम अमाउंट जो होता है वो सेंट्रल बैंक के लिए फ़िक्स होता है कि अगर इतना उसके पास है रिज़र्व तो वो फिर नोट इशू कर सकती है, नई नोट, नया करेंसी वो छाप सकती है। और जो प्रोपोर्शनेट सिस्टम होता है उसमें होता है कि जिस रेशियो में हमारा रिज़र्व बढ़ेगा उसी रेशियो में नई करेंसी जो है वो इशू हो सकती है। तो इंडिया में 1957 से अब तक मिनिमम रिज़र्व सिस्टम है, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि 200 रुपीज़ करोड़ का जो रिज़र्व है अगर आरबीआई के पास वो है, जिसमें गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज आता है, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज, और इसमें भी 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। बाकी जो अमाउंट 85 करोड़ का है वो फॉरेन एक्सचेंज का हो सकता है। तो अगर इतना रिज़र्व है सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास, तो वो नई करेंसी इशू कर सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि इंडिया में जो नोट
इशू करने का सिस्टम है उसके पीछे मिनिमम रिजर्व सिस्टम काम करता है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आरबीआई का यही है, सेंट्रल बैंक का, इशू ऑफ करेंसी या करेंसी इशूइंग अथॉरिटी। दूसरा फंक्शन है इसका बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में वो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, गवर्नमेंट का बैंक कहलाता है इसे, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का अकाउंट चलता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सबका अकाउंट चलता है। कि अगर सेंट्रल बैंक को लोन चाहिए, अगर सेंट्रल बैंक को फाइनेंशियल कहीं से हेल्प चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक की ओर देखती है और सेंट्रल बैंक से लेती है। जो गवर्नमेंट की डिपॉजिट्स हैं, जो सेविंग्स हैं, वो सेंट्रल बैंक के पास में होती हैं, आरबीआई के पास में होती हैं। और आरबीआई समय समय पर टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट को सजेस्ट भी करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का पूरा अकाउंट्स मेंटेन करने का काम करती है सेंट्रल बैंक। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अकाउंट होते हैं वो सब आरबीआई के पास होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के अकाउंट जो हैं वो आरबीआई के पास होते हैं। पब्लिक का कोई भी अकाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक में नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक का अकाउंट कमर्शियल बैंक तक होता है। कमर्शियल बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उससे लोन ले सकते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक में केवल गवर्नमेंट का अकाउंट होता है और वो गवर्नमेंट के लिए ही काम करती है। जितने भी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हैं, जितने भी ट्रेजरी बिल्स हैं, सबको ख़रीदने का और बेचने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक करती है, आरबीआई करती है। तो अगर करेंसी को डीवैल्यूएट करना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट की पॉलिसी क्या होगी, डीमोनेटाइजेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारा डिसीजन जो है वो आरबीआई के सजेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये बैंकर टू द गवर्नमेंट इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है और गवर्नमेंट का अकाउंट इसमें चलता है। थर्ड है बैंकर टू द बैंक्स। ये बैंकर टू द बैंक्स फंक्शन जो है इसी को हम लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी भी कॉमर्शियल बैंक को अगर कुछ क्राइसिस होती है, कुछ नीड होती है, तो वो भी सेंट्रल बैंक के पास जाती है और उससे फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगती है और सेंट्रल बैंक जहाँ तक हो सकता है वो उनकी हेल्प करती है। तो सेंट्रल बैंक को इसीलिए बैंकर टू द बैंक बोलते हैं। ये बैंकों का बैंक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। जब कॉमर्शियल बैंक को कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल सकती तो वो लास्ट में जाती है सेंट्रल बैंक के पास में और उससे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जैसा भी होता है वो लोन लेती है और सेंट्रल बैंक को उस टाइम के बाद उसको वापस भी कर देती है। तो ये बैंकर टू द बैंक का जो फंक्शन होता है ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो कमर्शियल बैंक टाइम टू टाइम जो है वो सेंट्रल बैंक से हेल्प लेता रहता है। नेक्स्ट फंक्शन जो कहलाता है सेंट्रल बैंक का है वो है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है? हर कमर्शियल बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक में होता है और हम लोग चेक बुक का यूज़ करते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं। हर बैंक अपने अकाउंट होल्डर को चेक की फैसिलिटी देती है और चेक से हम पेमेंट करते हैं। एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में जा रहा है, दूसरे बैंक का चेक पहले बैंक में जा रहा है पेमेंट के लिए और वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस में लगातार यूज़ होता है। तो इन सारे चेक्स को लास्ट में जो है वो क्लियरेंस करने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक का होता है। सेंट्रल बैंक सारा सेटलमेंट करती है, जो भी चेक का क्लेम होता है, जो अलग अलग बैंकों का क्लेम होता है, और वो जो बुक एंट्री करती है, अकाउंट एंट्री करती है हर कमर्शियल बैंक की, उसको वो वहाँ सेटलमेंट करती है सारे चेक्स का, इसलिए इसको क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी सेंट्रल बैंक का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। नेक्स्ट है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कंट्री में जो भी फॉरेन एक्सचेंज होगा, जो भी बाहर से करेंसी आएगी अलग कंट्रीज़ की अदर देन डोमेस्टिक कंट्री, उसको होल्ड करने का काम जो है वो हर कंट्री में सेंट्रल बैंक करती है। तो इंडिया में वो आरबीआई करती है काम कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज अगर यहाँ पर है किसी भी कंट्री का और हमें अगर चाहिए होता है तो हमें सेंट्रल बैंक से अप्रोच करना होता है, वहाँ से हम उसको ले सकते हैं। किसी भी पर्पज़ से कोई भी करेंसी अगर यहाँ पर आई है तो वो होल्ड करने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक का है, इसलिए उसको कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अब ये सारे फंक्शंस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो माना जाता है कि कैसे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के क्रेडिट को कंट्रोल करता है।
जैसे कॉमर्शियल बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन माना गया है क्रेडिट क्रिएशन, वैसे ही सेंट्रल बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन माना गया है क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल कैसे करेगी सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, जिनका यूज़ करके वो कॉमर्शियल बैंक के ऊपर कंट्रोल करती है क्रेडिट क्रिएट करने में। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सारे टूल्स को, सारे मेथड्स को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, और दूसरे को बोला जाता है क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स का दूसरा नाम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी है। क्वालिटेटिव मेथड्स को सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यही दो मेथड्स हैं जो सारे टूल्स को, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं डिटेल में। क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होता है? ये ऐसा मेथड्स होता है जिसमें जो क्रेडिट का अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है सेंट्रल बैंक। इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स माने जाते हैं जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं? आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गिव एनी टू क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव मेथड्स या क्वालिटेटिव मेथड्स। तो आपको उसमें लिखना पड़ता है कि कौन सा मेथड किस में से है। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो सेंट्रल बैंक यूज़ करती है? बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो CRR, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो SRR, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इनकी डिटेल हम वन बाय वन बात करेंगे कि कैसे ये क्रेडिट को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करते हैं। बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। जब भी कॉमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत होती है, वो सेंट्रल बैंक से लोन ले लेती है, और सेंट्रल बैंक उसको लोन देने के साथ ही साथ जो है उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो जो चार्ज करती है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से रेट, वही बैंक रेट कहलाता है। ठीक है। तो बैंक रेट कम और ज़्यादा करके सेंट्रल बैंक लोन को भी सस्ता और महंगा करती है। कि अगर सेंट्रल बैंक का टारगेट ये होगा कि उसको क्रेडिट कंट्रोल करना है, क्रेडिट कम से कम क्रिएट करवाना है कॉमर्शियल बैंक से, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? बैंक रेट हाई कर देगी, बैंक रेट बढ़ा देगी। जब बैंक रेट बढ़ा देगी सेंट्रल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, और जब कॉमर्शियल बैंक को खुद महंगा मिलेगा तो वो पब्लिक को भी और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी। तो अपने आप लोन की डिमांड कम हो जाएगी और क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। और अगर सेंट्रल बैंक का ये एम होता है कि क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट करवाना है, मार्केट में पैसा ज़्यादा निकालना है, तो सेंट्रल बैंक इस रेट को, बैंक रेट को कम कर देती है। जैसे ही सेंट्रल बैंक बैंक रेट को कम कर देती है, लोन सस्ता हो जाता है, और कॉमर्शियल बैंक भी पब्लिक को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है, जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ती है। तो बैंक रेट के थ्रू जो है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के ऊपर क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करती है। ये क्वांटिटेटिव मेथड का पहला इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो की बात अभी हम लोगों ने की थी जब हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस की बात कर रहे थे। कैश रिजर्व रेशियो एक मिनिमम परसेंटेज होता है टोटल डिपॉजिट्स का, जो हर कॉमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है कैश फॉर्म में, जिसे वो RBI में या सेंट्रल बैंक में जमा करती है। अब ये कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, इसको फिक्स करने का काम सेंट्रल बैंक करती है। तो CRR के साथ भी क्रेडिट क्रिएशन का निगेटिव रिलेशन है। अगर CRR हाई होगा, अगर ज़्यादा होगा, तो कॉमर्शियल बैंक के पास एक्सेस रिजर्व कम बचेगा और वो लोगों को लोन कम दे पाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कम हो पाएगा। और अगर ये CRR का रेट लो होगा, कम होगा, तो अब कॉमर्शियल बैंक के पास एक्सेस रिजर्व ज़्यादा बचेगा, जिससे वो लोगों को ज़्यादा लोन दे पाएगी और क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। तो कैश रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन के बीच में निगेटिव रिलेशन है, ये ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन जब होती है
उस समय सेंट्रल बैंक CRR बढ़ा देती है। और जब डिफ्लेशन होता है, जब प्राइस बहुत डाउन होने लगता है मार्केट में, तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक जो है CRR का रेट जो है वो बढ़ा देती है। तो कैश रिजर्व रेशियो CRR के साथ क्रेडिट क्रिएशन का निगेटिव रिलेशन, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड है, उसमें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सेंट्रल बैंक एक सिक्योरिटी जो है वो इशू करती है और उस सिक्योरिटी को हर कॉमर्शियल बैंक के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसको उस सिक्योरिटी को खरीदना पड़ता है। अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स परसेंट जो होता है, जो ये फिक्स परसेंट सेंट्रल बैंक फिक्स करती है कि हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक पर्टिकुलर परसेंट जो है वो इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर सेंट्रल बैंक ये चाहती है कि क्रेडिट कम क्रिएट हो, लोगों को कम लोन मिले, जैसा कि इन्फ्लेशन में वो चाहती है, तो वो SLR का रेट बढ़ा देती है। तो कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का ज़्यादा पैसा इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर डिफ्लेशन है, सेंट्रल बैंक को लगता है कि ज़्यादा क्रेडिट लोगों को मिलना चाहिए, तो वो SLR का रेट कम कर देती है, जिससे कॉमर्शियल बैंक के पास एक्सेस रिजर्व ज़्यादा बचता है और वो ज़्यादा लोगों को लोन दे पाती है, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होता है। तो SLR के साथ भी जो है क्रेडिट क्रिएशन का निगेटिव रिलेशन होता है। रेपो रेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है। रेपो रेट जो अभी हाल के समय में काफ़ी सेंट्रल बैंक ने इसको यूज़ किया है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। रेपो रेट और बैंक रेट लगभग एक जैसा ही है। बैंक रेट का जो कॉन्सेप्ट था कि जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है वो बैंक रेट है। रेपो रेट भी वही है। रेपो रेट भी एक ऐसा रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन, सेंट्रल बैंक रेपो के थ्रू जब कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है तो वो एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट देती है कि कॉमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से लोन लेने जाता है तो कोई सिक्योरिटी रखता है सेंट्रल बैंक के पास में, और इस एग्रीमेंट के साथ वो रखता है कि कुछ समय के बाद, शॉर्ट टर्म, कुछ समय के बाद उस सिक्योरिटी को वो वापस ले लेगी, इसलिए इसको बोलते हैं रेपो रीपर्चेज ऑप्शन। वो वापस खरीद लेती है सेंट्रल बैंक से। तो ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को देती है सिक्योरिटी के अगेंस्ट, जबकि बैंक रेट में शॉर्ट टर्म की बात कहीं नहीं आती है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो रेपो रेट के साथ भी वही रिलेशन है क्रेडिट क्रिएशन का जो बैंक रेट के साथ है, जो CRR के साथ है और जो SLR के साथ है, यानी निगेटिव रिलेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट को कंट्रोल करने का। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी क्या होता है, जैसे SLR में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू करती है सेंट्रल बैंक, लेकिन उस सिक्योरिटी को केवल कॉमर्शियल बैंक खरीद सकती है। यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन में कॉमर्शियल बैंक कोई सिक्योरिटी नहीं खरीदेगी, सेंट्रल बैंक जो सिक्योरिटी इशू करेगी वो पब्लिक खरीदेगी। वो ओपन मार्केट में होता है, पब्लिक के लिए होता है। तो यहाँ सेंट्रल बैंक केवल बाइंग और सेलिंग का काम करती है। सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर इन्फ्लेशन है या क्रेडिट को कंट्रोल करना है सेंट्रल बैंक को कि क्रेडिट कम से कम क्रिएट कर पाए कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो क्या करेगी, ओपन मार्केट में आकर सिक्योरिटी बेचना शुरू कर देगी। सिक्योरिटी बेचने से क्या होगा, पब्लिक उसको सिक्योरिटी को खरीदेगी और पब्लिक का जो अमाउंट है पब्लिक के पास, जो उसकी सेविंग है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी पब्लिक टू सेंट्रल बैंक। अब जब पैसा इकॉनमी से चला गया, ट्रांसफ़र हो गया सेंट्रल बैंक की ओर, तो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स कम आएंगी। जब डिपॉजिट्स कम आएगी तो वो लोगों को लोन भी कम दे पाएगी। लेकिन अगर डिफ्लेशन है और सेंट्रल बैंक का ये टारगेट है कि अधिक से अधिक लोगों को क्रेडिट मिले, तो वो सिक्योरिटी को खरीदेगी नहीं, पब्लिक को जो उसने दे रखा है उसको वापस खरीदने लगेगी, बेचेगी नहीं। यहाँ पर डिफ्लेशन की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को खरीदेगी और इन्फ्लेशन के समय वो सिक्योरिटी को बेचेगी।
ये ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन अगर है तो सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू सिक्योरिटी को सेल करेगी, और अगर डिफ्लेशन है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू सिक्योरिटी को परचेज करेगी। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट टूल्स थे, ये सारे टूल्स क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के मेथड कहलाते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की। क्वालिटेटिव मेथड्स का दूसरा नाम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी है। इसलिए है क्योंकि ये क्रेडिट के अमाउंट को अफेक्ट नहीं करता है, ये क्रेडिट के डायरेक्शन को चेंज करता है। ये क्रेडिट के डायरेक्शन को चेंज करेगा कि किस पर्पज़ से किस सेक्टर को कितना लोन मिलना चाहिए, उस पर ये फोकस करता है। और इसमें जो टूल्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं इसके अंडर में, वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएसन एंड डायरेक्ट एक्शन। These are 4 different instruments under qualitative credit control methods. Now we will discuss one by one. Margin requirement. Margin requirement क्या होता है? Margin requirement का मतलब होता है कि अगर, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें लोन देने के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी चाहता है जिसको हम रखें और उसके अगेंस्ट बैंक हमको लोन दे सके। अब मान लेते हैं कि हम 1 लाख रुपए का कोई हमारे पास फाइनेंशियल पेपर है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। कॉमर्शियल बैंक अब इस 1 लाख रुपए के अगेंस्ट हमको लोन देगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए पूरा का लोन नहीं देगा। उस 1 लाख रुपए में से कुछ वैल्यू उसकी रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, डिडक्ट करेगा, और वो जितना डिडक्ट करेगा वही मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक फिक्स करती है। अगर 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस एसेट्स की जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, कॉमर्शियल बैंक उसको रीवैल्यूएट करेगा और 10% उसकी वैल्यू माइनस कर देगा। मीन्स अब 90,000 रुपये उसकी वैल्यू हो गई। अब उस 90,000 रुपीज़ उसकी लिमिट हो गई। उस अमाउंट तक कितना भी लोन जो है कॉमर्शियल बैंक उस एसेट्स होल्डर को या बोरोवर को दे सकती है। इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाए कि सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि नहीं ये 5% होगा, तो 1 लाख की सिक्योरिटी पर या एसेट्स पर अब 95,000 तक का लोन मिल सकता है। मैक्सिमम लिमिट 95,000 हो गई। तो इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड में आता है। दूसरा है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है कि किस सेक्टर को कितना लोन देगी कॉमर्शियल बैंक, उसका परसेंट फिक्स कर दिया जाता है। जैसे सेंट्रल बैंक ये फिक्स कर देती है कॉमर्शियल बैंक के लिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतना % लोन देना है। कोटा एक फिक्स हो जाता है जिसको हम राशनिंग बोलते हैं, कोटा। एक्सपोर्टर के लिए इतना, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन हैं उनके लिए इतना, स्टूडेंट्स के लिए इतना। तो वो अलग अलग सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के लिए जब वो एक कोटा फिक्स कर देती है कि इतना क्रेडिट उनको मिलना है, इतना क्रेडिट उनको मिलना है, इसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। थर्ड है मोरल सुएसन। मोरल सुएसन ये सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को पब्लिक इंटरेस्ट में या नेशनल इंटरेस्ट में काम करने के लिए जब एडवाइस करती है तब कहा जाता है मोरल सुएसन। कि टाइम टू टाइम जो कॉमर्शियल बैंक के जो हेड्स होते हैं उनके साथ सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है वो मीटिंग करती है, उनको सजेस्ट करती है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ इकॉनमी आप काम कीजिए। अगर इन्फ्लेशन है तो ज़्यादा लोगों को लोन मत बांटिए, नहीं तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। अगर डिफ्लेशन है तो ज़्यादा लोन दीजिए लोगों को, जिससे डिमांड बढ़ेगी। तो वो इस तरीके का सजेशन कर देते हैं, उनको एडवाइस करते हैं टाइम टू टाइम, और उसको फॉलो करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। इसको मोरल सुएसन बोलते हैं, जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का एक मेथड माना जाता है। और लास्ट है डायरेक्ट एक्शन। जब सारी एडवाइस, सारे सजेशंस कॉमर्शियल बैंक अवॉइड करना शुरू कर देते हैं तो सेंट्रल बैंक जो है वो उसको पनिश्ड करती है, पनिशमेंट देती है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। अब ये पनिशमेंट कई तरह के हो सकते हैं जो सेंट्रल बैंक दे सकती है कॉमर्शियल बैंक को
अगर कॉमर्शियल बैंक उनके एडवाइस को या उनके जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करे, वो कौन कौन सा पनिशमेंट दे सकती है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं। टू इम्पोज मॉनेटरी पेनाल्टीज़, उसके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज कर सकती है। टू कैंसिल बैंक बिजनेस लाइसेंस, उसका बिजनेस लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। और टू रिफ्यूज़ लोन, अगर वो लोन के लिए जाती है सेंट्रल बैंक के पास हेल्प के लिए, तो सेंट्रल बैंक उसको रिफ्यूज़ कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। तो ये हैं अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आता है और पूछा जाता है हर साल बोर्ड में, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, अब मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। जब मनी बैंकिंग पूरा हमने पढ़ लिया तो ये भी लास्ट में जान लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी किसको बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अवेलेबिलिटी एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट with the public as well as the cost of credit, price stability and economic growth. Monetary policy is also known as the credit policy. तो मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक ऐसी पॉलिसी है जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट को, पूरे मॉनेटरी सेक्टर को कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम करती है। और उसका पर्पस होता है प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। तो इसको हम क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, जो आरबीआई क्वार्टरली जो है वो अनाउंस करती है इंडिया में। आप सुनते होंगे, देखते होंगे, नहीं सुनते हैं तो अब सुनना शुरू कर दीजिए। और लास्ट मैंने उठाया है रिवर्स रेपो रेट, जो आपको जानना चाहिए। जैसे रेपो रेट हम जान लिए कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन होता है, और उस पर जो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से चार्ज करती है रेट, उसको रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उल्टा होता है। कभी कभी सेंट्रल बैंक भी कॉमर्शियल बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेता है, कभी कभी उसको भी ज़रूरत पड़ जाती है हेल्प की। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक लोन देगा सेंट्रल बैंक को, जो उसके पास सरप्लस रिजर्व है, और उसके अगेंस्ट वो चार्ज करेगा सेंट्रल बैंक से। तो वो जो रेट चार्ज करेगा उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। वो रेपो रेट था जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता था कॉमर्शियल बैंक से, ये रिवर्स रेपो रेट है जो कॉमर्शियल बैंक चार्ज करता है सेंट्रल बैंक से। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों आपको जानना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा मनी एंड बैंकिंग का पार्ट बी वीडियो, और ये पूरा ए और बी वीडियो 6 मार्क्स के लिए है, जो ये चैप्टर 6 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके सीबीएसई के फाइनल एग्ज़ाम में क्लास 12th में। तो अब ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा 2 पार्ट ए और पार्ट बी में। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, कहीं कोई डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और कोशिश करेंगे हम उसका आपको टाइम से जवाब